हेलो स्टूडेंट्स, आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर थेवेनिन्स थ्योरम से रिलेटेड कंटेंट वॉच कर रहे हैं। थेवेनिन्स थ्योरम का आज मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूं जिसमें कुछ स्पेशल चीज़ें मैं यहां पर डिस्कस करूंगी जो प्रॉब्लम्स में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हमें कौन से पर्टिकुलर कंपोनेंट को या क्या तरीका अपनाना चाहिए, वो सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर वॉच करिए ताकि ये सारी ट्रिक्स एंड टिप्स आपकी पकड़ाई में आ जाए। तो ये एक प्रॉब्लम देकर रखा है जो कि ब्रिज शेप का सर्किट है, ब्रिज कनेक्शन है। इस टाइप के कनेक्शन को हम ब्रिज कनेक्शन बोलते हैं। जो आप इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन में या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में आप डिफरेंट ब्रिजेस पढ़ेंगे तो तब इस टाइप का कनेक्शन पाएंगे। हाँ, एक बैलेंस्ड कंडीशन होती है ब्रिजेस की जो यहाँ पर मैंने लेकर नहीं चल रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस मिले हुए हैं, एक वोल्टेज सोर्स है और एक करंट सोर्स है, और मुझे थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करना है यहाँ से बहने वाले करंट को फाइंड करने के लिए। मतलब मेरा लोड जो होगा वो ये वाला लोड हो जाएगा 10 ohms वाला, और ये 10 ohms का लोड हो जाएगा। और करंट की डायरेक्शन मुझे पहले से मेंशन करके रखी, मतलब इस करंट के अकॉर्डिंग प्लस साइन यहाँ आने वाला है और माइनस साइन यहाँ आने वाला है। ये ऑलरेडी हम समझ सकते हैं। जहां से करंट एंटर करता है किसी भी रेजिस्टेंस या कंपोनेंट में, एनर्जी यूटिलाइजर में, वहां पर प्लस साइन होता है और दूसरी तरफ माइनस साइन होता है। तो प्लस और माइनस हम यहाँ देते हैं। और ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो मैंने थेवेनिन्स थ्योरम के दौरान थ्योरी बताई थी लास्ट वीडियो में, वहां पर मैंने ए नोड का नाम दिया था लोड के अक्रॉस और बी नोड का नाम दिया था लोड के अक्रॉस। मतलब लोड के टर्मिनल्स को मैंने ए और बी नाम दिए थे। तो ए टर्मिनल हमेशा प्लस साइन की तरफ होता है और बी टर्मिनल हमेशा माइनस साइन की तरफ होता है। तो यहाँ पर मुझे प्लस साइन 10 ohms के अक्रॉस का मालूम है कि किस तरफ है, तो मैं उसे ए दे देती हूँ और दूसरे को मैं बी दे देती हूँ। ये मैं करूँगी। अब इसके बाद जो है ए और बी हमारा मेंशन हो गया, तो मुझे दो चीज़ें पता करनी रहेगी। मुझे यहाँ से थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करना, मुझे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करना है। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट मतलब मुझे एक रेजिस्टेंस चाहिए और एक वोल्टेज सोर्स चाहिए। इसे मैं VTH बोलूंगी, इसे मैं RTH बोलूंगी, और ये मेरा A टर्मिनल होगा, ये मेरा B टर्मिनल होगा, और इस AB के अक्रॉस फिर से वही 10 ohms लगा दूंगी। और तब इन हालातों में जो I करंट बहेगा वो यही वाला I करंट होगा जो मैं ओरिजिनल सर्किट से फाइंड आउट करना चाह रही हूँ। तो मुझे अब थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करना है आई करंट पता करने के लिए। मतलब मुझे इक्विवेलेंट थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट पता करना पड़ेगा। और थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट पता करना मतलब मुझे VTH पता करना है और मुझे RTH पता करना है। तो मैं लास्ट वीडियो में VTH की डेफिनेशन क्या दी थी आप लोगों को, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर ओपन सर्किट क्रिएट कर देना पड़ेगा। फिर मैं याद दिला दूं कि जिस भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ भी पता करना रहता है, मतलब यहाँ पे 10 ohms के अक्रॉस मुझे 10 ohms से बहने वाला करंट पता करना है, तो ये मेरा लोड रेजिस्टेंस कहलाएगा। ये मेरा क्या कहलाएगा? लोड रेजिस्टेंस। तो ये RL है। तो मैं थेवेनिन्स वोल्टेज निकालने के लिए RL को सर्किट से, मेन सर्किट से हटा दूंगी और वहां पर मैं ओपन सर्किट क्रिएट कर दूंगी। तो चलिए मैं ओपन सर्किट क्रिएट करती हूँ। यहीं पर मैं कर देती हूँ ताकि जगह कम पड़ेगी। तो यहीं पर मैं ओपन सर्किट क्रिएट कर देती हूँ और ये हटा देती हूँ। ये मेरा थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट हो गया है। अब ये 10 ohms को हटा के मैंने ओपन सर्किट क्रिएट कर दिया। मतलब ये प्लस साइन और ये माइनस साइन के साथ यहाँ पर जो वोल्टेज रीड आउट होगा वो मेरा VTH वोल्टेज रीड आउट होगा। मतलब थेवेनिन्स वोल्टेज कहो इसे, या ओपन सर्किट वोल्टेज भी हम कह सकते हैं, या VAB वोल्टेज भी हम कह सकते हैं। पर VAB वोल्टेज कब का है? जब ओपन सर्किट क्रिएट हो चुका है तब का। इन हालातों का VAB नहीं। 10 ohm कनेक्टेड है तब का VAB नहीं है। ये ओपन सर्किट कंडीशन का VAB वोल्टेज है। आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में मैंने VAB के साथ एक वर्टिकल बार लगा के OC लिख दिया था। मतलब ये किस कंडीशन का VAB है? ओपन सर्किट कंडीशन का VAB है। तो चलिए इस सर्किट में मुझे ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पर मेश एनालिसिस अप्लाई कर देती हूँ। मेरा फेवरेट है मेश एनालिसिस। तो अप्लाई मेश एनालिसिस।
अब मेश एनालिसिस अप्लाई करना मतलब मुझे लूप्स ढूंढने पड़ेंगे, विंडोज ढूंढने पड़ेंगे। तो एक विंडो मुझे ये दिख रही, दूसरी विंडो ये दिख रही, ये विंडो ओपन हो चुकी है। इस विंडो में मैं कोई लूप करंट ना ही कंसिडर करूं तो बेहतर होगा। तो एक लूप यहाँ पर लूप करंट एज्यूम करना पड़ेगा और एक लूप करंट यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा। अब क्या यहाँ पर कोई करंट सोर्स है, ये एक करंट सोर्स है। तो मतलब दो लूप करंट मैं एज्यूम करूंगी, वेरिएबल्स जो मेरे होंगे वो I1 एंड I2 होगा। वेरिएबल्स मेरे कौन से होंगे, I1 एंड I2। I1 जो है वो मैं ऐसा एज्यूम कर लेती हूँ और I2 जो है वो मैं ऐसा एज्यूम कर लेती हूँ। पर चूंकि एक करंट सोर्स पहले से वहां पर दो लूप्स है, दो विंडोज है, दो लूप करंट एज्यूम करने पड़ेंगे मेश करंट्स, और एक करंट सोर्स है, तो फिर हमें एक लूप करंट को उस करंट सोर्स के साथ मैच करना पड़ेगा, जो मैंने कर दिया है। तो मैं I2 को जो है फ्रॉम सर्किट कंडीशन मुझे दिख रहा है कि I2 किसके बराबर है, 5 एम्पियर्स के बराबर है। मतलब एक वेरिएबल करंट सोर्स की वजह से मुझे पहले से नोन हो गया। मतलब अब मेरी प्रॉब्लम रह गई है I1 पता करना और उसके बाद VTH पता करना। तो ठीक है, मैं I1 पता करने के लिए इस लूप पर मैं मेश इक्वेशन लिखती हूँ। तो मेश इक्वेशन फॉर लूप ऑफ I1 के लूप के लिए मैं मेश इक्वेशन लिखती हूँ। इक्वल टू लगा लेते हैं। सबसे पहले इक्वल टू के इस तरफ मुझे वोल्टेज सोर्सेस लेने पड़ेंगे। तो I1 क्या यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट्स का। ठीक है, मैं लिखूंगी 10 यहाँ पर 10 के आगे प्लस आएगा कि माइनस साइन आएगा, किस पर डिपेंड करेगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्या I1 करंट 10 वोल्ट्स की बैटरी के पॉजिटिव पोलैरिटी से निकल रहा है। यस, वो उसकी पॉजिटिव करंट कैसे बह रहा है I1 ऐसा वाला। तो 10 वोल्ट्स की पॉजिटिव पोलैरिटी से I1 निकल रहा है, मतलब मुझे यहाँ पर +10 ही लेना है। अब I1 किस किस में से बह रहा है, 5 से 10 से 10 से, मतलब टोटल कितने में से बह रहा है I1, 25 ओम्स में से I1 बह रहा है। क्या कोई इस लूप का दूसरा कंपोनेंट है जिसमें से I2 करंट बह रहा है? तो हाँ, 10 ओम्स इस वाले से नेबरिंग करंट I2 बह रहा है। किस डायरेक्शन में? उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में I1 बह रहा है। I1 कैसे बह रहा है? ऐसे बह रहा है। और I2 भी कैसे बह रहा है? ऐसे ही बह रहा है। मतलब I1 और I2 की डायरेक्शन 10 ओम्स में से सेम है, इसलिए +10 I2 ऐसा मैं लिख दूंगी। अब मैं I2 को सब्सटीट्यूट कर देती हूँ 5 एम्पियर्स, मतलब मेरी इक्वेशन हो जाएगी 10 = 25 I1 + 10 × 5 हो जाएगा। अब इसे मैं जब सॉल्व करूंगी तो ये 50 हो जाएगा, ये 10, मतलब ये हो जाएगा -40 = 25 I1। और I1 को सॉल्व करती हूँ तो ये आएगा -40 / 25, मतलब ये आ जाएगा 1.6 -1.6 एम्पियर्स, इतना आ जाएगा। तो चलिए हम इसके आगे सम को सॉल्व करते हैं। I1 की वैल्यू कितनी आ गई है? -1.6 एम्पियर्स इतनी आ गई है I1 की वैल्यू। अब इसके बाद जैसे ही I1 फाइंड आउट हो गया है यहाँ पर, तो अब मुझे VTH पता करना है। मुझे I2 तो पता नहीं करना है, ऑलरेडी पता है 5 एम्पियर्स। तो अब मुझे VTH फाइंड आउट करना है। VTH फाइंड आउट करना है मतलब मैं एक ऐसा लूप ढूंढ लेती हूँ जहाँ पर मैं KVL अप्लाई कर सकूँ। तो उस लूप को मैं ये वाला लूप कंसिडर कर लेती हूँ जिसके अक्रॉस KVL अप्लाई करके मुझे VTH पता चल जाएगा। चाहूँ तो मैं ये वाला लूप भी ले सकती हूँ जिसके हर कॉम्पोनेंट के अक्रॉस का वोल्टेज मुझे पता है, पर मैं ये वाला लूप नहीं ले सकती क्योंकि यहाँ पर करंट सोर्स आ रहा है और करंट सोर्स के अक्रॉस का डायरेक्ट वोल्टेज मुझे पता नहीं। मुझे एक प्रोसीजर और फॉलो करनी पड़ेगी 5 एम्पियर्स के अक्रॉस के करंट को पता करने की। तो वो प्रोसीजर अभी मैं वैसे नहीं कर सकती। मेरे पास दूसरा तरीका है कि मैं कोई और लूप ढूंढ लूँ जिसके अक्रॉस मैं KVL लगा के VTH पता कर सकती हूँ। तो मैं वही कर रही हूँ, मैं ऐसा कोई लूप नहीं ले रही हूँ जहाँ पर करंट सोर्स आ रहा है। तो ठीक है, चलिए अब ले लेते हैं। इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ। मैं इस लूप को ड्रॉ कर लेती हूँ। ये VTH हो गया, A टर्मिनल प्लस साइन के साथ, B टर्मिनल माइनस साइन के साथ, ये 10 ओम्स, ये 10 ओम्स और ये 10 ओम्स हो गया। अब यहाँ पर मैं इंडिविजुअल इन कंपोनेंट्स के अक्रॉस करंट कैसे बह रहा है वो मेंशन कर लूँ, तो इन कंपोनेंट्स के अक्रॉस प्लस माइनस साइन लगा दूंगी। तो यहाँ पर I2 करंट बह रहा है अकेला
I2 करंट बह रहा है तो प्लस ऐसे आएगा माइनस ऐसे आएगा। यहाँ 10 ओम से I1 प्लस I2 दोनों बह रहा है, दोनों लूप्स का, तो ये इंटरमीडिएट कंपोनेंट है 10 ओम्स, तो I1 प्लस I2 ऐसे बह रहा है तो प्लस साइन ये होगा, माइनस साइन ये होगा। और यहाँ पर I1 अकेला बह रहा है तो प्लस यहाँ है माइनस यहाँ। अब मेरे पास हर कंपोनेंट के अक्रॉस का प्लस माइनस पोलैरिटी आ गई, हर कंपोनेंट्स में से बहने वाले करंट का मुझे पता चल गया है, तो मैं इस लूप के लिए KVL लगाकर VTH पता कर सकती हूँ। तो कैसे, चलिए मैं ऐसे चलना शुरू करती हूँ, यहाँ से चलना शुरू करती हूँ, तो ये 10 ओम्स को पहले क्रॉस कर रही हूँ, तो 10 ओम्स के प्लस की तरफ जा रही हूँ, तो 10 I1 प्लस I2 हो जाएगा। फिर यहाँ से मैं प्लस 10 I2 लिखूंगी, क्यों, क्योंकि इसके भी प्लस की तरफ जा रही हूँ। फिर मैं VTH के माइनस की तरफ जा रही हूँ, फिर मैं 10 I1 के प्लस की तरफ जा रही हूँ, तो ये मेरी KVL इक्वेशन हो गई। अब मैं VTH यहाँ ले रही हूँ और इक्वल टू के उस तरफ RHS साइड में कर दे रही हूँ, और ये हो जाएगा 20 I1 प्लस 20 I2। आप सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा हमें। अब 20 I1 मतलब 20 इंटू I1 की वैल्यू माइनस 1.6 एम्पियर्स है, और इसकी वैल्यू है 20 इंटू 5, इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -32 प्लस 100, इतना हमारे पास आ गया है। मतलब ये हो जाएगा 68 वोल्ट्स, इतनी वैल्यू आ गई है। I1 की वैल्यू -1.6 एम्पियर्स है, तो 20 इंटू -1.6 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 32। 2 इंटू मतलब 0 से ये 16 हो गया, और 16 इंटू 2 32 हो जाएगा, तो -32 प्लस 100 तो 68 वोल्ट्स ये हो गया। तो VTH की वैल्यू अब आ गई है 68 वोल्ट्स। अब मैं आपको RTH पता करके बताती हूँ कि RTH कैसे पता करेंगे। अब RTH पता करने का तरीका जो है वो है RTH पता करने के लिए मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करूंगी और सारे सोर्सेज जो है उनको डीएक्टिवेट करूंगी। डीएक्टिवेट करने का मतलब क्या है कि करंट सोर्स को जो 5 एम्पियर्स का है उसको 0 एम्पियर्स का बना दूंगी, और जो 10 वोल्ट्स की बैटरी है उसको 0 वोल्ट्स की बैटरी बना दूंगी। तो ठीक है, यहाँ पर मैं सर्किट फिर से RTH पता कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने क्या पता किया है, VTH पता किया है, तो मैं यहाँ पर VTH इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दे रही हूँ। तो ये मेरा VTH पता करने की प्रोसीजर हो गई पूरी यहाँ तक, और अब मैं RTH पता करने की प्रोसीजर फॉलो कर रही हूँ। अब RTH में मैं ये रेजिस्टेंस हो गया, ये 5 ओम हो गया। अब इसको 0 एम्पियर्स का करना मतलब मुझे ओपन सर्किट करना पड़ेगा, क्योंकि ओपन सर्किट ही 0 एम्पियर्स क्रिएट करता है। फिर ये मेरा 10 ओम्स हो गया, और ये जो है यहाँ पर RTH पता चलेगा, ये वाला रेजिस्टेंस 10 ओम्स हो गया, और ये वाला 5 ओम्स हो गया, और ये बैटरी मेरी शॉर्ट सर्किट की हो गई। ऐसा हो जाएगा, मतलब ये 5 ओम्स, ये 10 ओम्स, ये 10 ओम्स, ये 10 ओम्स, और ये 5 ओम्स, और A और B के बीच में मुझे RTH मिलेगा। A और B के बीच में मुझे RTH मिलेगा। अब यहाँ पर A पर मुझे प्लस साइन और B पर मुझे माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर जब VTH पता करते हैं तब A पर प्लस साइन और B मतलब कौन सा A है और कौन सा B है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो प्लस साइन वहाँ पर A को हम हमेशा कन्वेंशनली प्लस साइन ही लेंगे, B को हम माइनस साइन ही लेंगे। मैं आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में ऐसा प्रॉब्लम लूँगी जहाँ पर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि A कौन सा ले और B कौन सा ले। आपको कुछ नहीं करना है, आप जिसको एक बार A मान लेते हैं उसको आप हमेशा प्लस साइन लेंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में, और जिसको आप B मान लेंगे उसको हमेशा आप माइनस साइन ही लेंगे, तो आपकी कहीं भी गलती नहीं होगी। इस प्रॉब्लम में ऐसा कुछ भी हमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा है। मैं ऐसा प्रॉब्लम लूँगी जहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो आपको वहाँ पर क्लैरिफाई हो जाएगा। अब मैंने बोर्ड रब कर दिया है तो मैं RTH निकाल के बताती हूँ। हाँ, RTH में A और B की इसलिए भी ज़रूरत नहीं है। एक पॉइंट ये कहना चाहती हूँ कि ये तो डीएक्टिवेटेड सर्किट है, यहाँ पे कोई एनर्जी सोर्स है ही नहीं, तो कहाँ से प्लस पोलैरिटी और माइनस पोलैरिटी होगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें इस सर्किट में A पर प्लस और B पर माइनस देने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अब मुझे इस सर्किट में ये समझना है कि कौन कौन से रेजिस्टेंसेस ए और बी के बीच में आरटीएच को फाइंड आउट करने में कंट्रीब्यूट करेंगे। मैं फिर से बोल दूं कि मुझे ये भी पता करना है कि ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, इनमें से कौन कौन से रेजिस्टेंस आरटीएच को फाइंड आउट करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसका सिंपल सा रूल ये है कि हम ए से चलना शुरू करें और जिस भी रेजिस्टेंस के बारे में पता करना चाहते हैं कि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ए से हम वो रास्ता अपनाएं जिसमें वो रेजिस्टेंस आ रहा हो और हम बी तक जाने की कोशिश करें। अगर हमको पाथ कंप्लीट मिलता हो तो मतलब वो रेजिस्टेंस कंट्रीब्यूट करेगा आरटीएच को पता करने में। तो यहाँ पर मैं इस रेजिस्टेंस का 10 ओम्स का पता कर लेती हूँ कि ये कंट्रीब्यूट करेगा कि नहीं। तो मैंने ए से चलना शुरू किया, ये आई, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, बी तक पहुंच गई, मतलब ये कंट्रीब्यूट करेगा। और इसी में आपने देख लिया कि ए से बी तक जाने में ये 10 ओम भी आ रहा है, ये 10 ओम भी आ रहा है, मतलब ये तीनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आरटीएच फाइंड आउट करने में। अब मैं 5 ओम्स का देख लेती हूँ, तो मैं बी से चलना शुरू करती हूँ, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ए तक आ गई, मतलब ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है आरटीएच को फाइंड करने में। तो अब मेनली इस 5 ओम का भी देख लेते हैं। तो चलो ए से चलना शुरू किया, 5 पे आया, अरे ब्रेक आ गया, मतलब ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा ए और बी के बीच में आरटीएच फाइंड आउट करने में। मतलब मेरे लिए ये वाला 5 ओम्स यूजलेस है क्योंकि रास्ता टूटा हुआ है। ठीक है, इसका अगला मेरा कंफ्यूजन, इस सर्किट में मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कौन किसके सीरीज में, कौन किसके पैरेलल में। जब सिर्फ थेवेनिन्स थ्योरम में ही नहीं, सिर्फ आरटीएच पता करने में ही नहीं, किसी भी पर्टिकुलर सर्किट में जब आपको समझ में ना आए कि कौन किसके सीरीज में है, कौन किसके पैरेलल में है, कनेक्शन कैसा है, तो प्लीज आप उस सर्किट को रीड्रॉ करिए। पर उससे पहले हर नोड को एक नाम दे दीजिए और सर्किट को रीड्रॉ करिए, जैसे मैं अभी कर रही हूं। यहां पर मैंने इसको ए नाम दिया है तो ये भी ए होगा। अब ए से चली, ये बीच में आ गया, बी है तो मैं इसे सी नाम दे देती हूँ। सी से चली तो ये वाला एक कंपोनेंट आ गया जिसको मैं डी नाम दे देती हूँ। फिर मैं पहुंची बी पे, ये भी बी है, तो ये 5 ओम सी और बी के बीच में है, ये 10 ओम डी और बी के बीच में है, ये 10 ओम सी और डी के बीच में, ये 5 ओम सी और ए के बीच में है। इस तरीके से मैंने सारे कंपोनेंट्स के दोनों तरफ के एंड्स को किसी ना किसी ABCD से कनेक्ट कर दिया है। तो चलिए मैं ड्रॉ करती हूँ, A, B, C और D, A, B, C और या ऊपर ले लेती हूँ क्योंकि मुझे नीचे लाइन खींचने में आसानी रहेगी, और D। अब अपन एक एक करके देखते जाते हैं। सबसे पहले मैं ये वाला रेजिस्टेंस ले रही हूँ, ये वाला 10 ओम्स का, किसके बीच में, ए और सी के बीच में। तो 10 ओम्स वाला ए और सी के बीच में ड्रॉ कर देती हूं। ठीक है, अब मैं लेती हूं ये वाला, ये किसके बीच में, सी और डी के बीच में, इसको ले रही हूं। तो सी और डी के बीच में 10 ओम्स आ गया, हो गया वो भी। अब डी और बी के बीच में 10 ओम्स ले लेते हैं, तो बी और डी के बीच में 10 ओम्स ले रही हूं, ये हो गया, मतलब ये वाला भी हो गया। अब कौन सा बचा, ये तो काम का है ही नहीं, अभी हम देख चुके हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा ये वाला है। तो 5 ओम्स किसके बीच में, सी और बी के बीच में, तो 5 ओम्स सी और बी के बीच में। अब क्या समझ में आ रहा है इसको देखकर, मुझे तो रेजिस्टेंस यहां से आरटीएच चाहिए, मुझे आरटीएच इस ए और इस बी के बीच में चाहिए। तो मुझे पूरे सर्किट को ए और बी के बीच में लाना है, तो मुझे ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं। देखिए सेम करंट बहेगा इनमें सीरीज में, क्योंकि यहां से कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो ये ना ही यहां से, तो ये दोनों मुझे पैरल सीरीज में दिख रहे हैं। तो ये दोनों सीरीज में मतलब कितने के हो गए, 20 के। वो सीरीज कॉम्बिनेशन किसके बीच में बनेगा, बी और सी के बीच में बनेगा। मतलब इसी सर्किट को अगर मैं ड्रॉ करूं तो बी और सी के बीच में पहले से 5 ओम्स तो है ही, और बी और सी के बीच में 20 ओम्स भी रहेगा।
ये 5 ओम्स हो गया और ये 20 ओम्स हो गया, और ये पॉइंट बी है और ये कौन सा हो गया, सी हो गया। डी खत्म हो चुका है इन दोनों के एडिशन से। यहाँ पर ए है, अब ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में मुझे कितना मिल रहा है, 10 ओम्स। अब मुझे क्या दिख रहा है, बी और सी के बीच में ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं, और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन 10 ओम्स के साथ कैसा हो जाएगा, सीरीज में। ये RTH मुझे यहाँ मिलने वाला है। तो अब मैं नेक्स्ट क्या करने वाली हूँ, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्रिएट कर दूंगी, मतलब बी और ए को रहने दूंगी, बी और ए को खत्म नहीं होने दूंगी, डी को मैंने रूइन कर दिया, सी को मैं रूइन कर दूंगी, सब कुछ मैं कॉन्वर्ज करके ए और बी के बीच में लाने की कोशिश करूंगी। तो आप देखिए बी और सी के बीच में मुझे 5 ओम और 20 ओम पैरेलल में दिख रहा है। तो ये नेक्स्ट सर्किट जो होगा वो हो जाएगा ए बी, और पैरेलल कॉम्बिनेशन बी और सी के बीच में मुझे 20 इंटू 5 अपॉन 20 प्लस 5 इतना रेजिस्टेंस मिलेगा, और ए और सी के बीच में 10 ओम्स ऑलरेडी है। ए और सी के बीच में 10 ओम्स से यहाँ से मुझे RTH मिलने वाला है। बी और सी के बीच में 20 इंटू 5 अपॉन 20 प्लस 5 हो गया है। तो अब ये दोनों मुझे कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में, मतलब टोटल आप देखें तो RTH अब जो है वो 10 ओम प्लस 20 इंटू 5 अपॉन 20 प्लस 5 का ये वाला कॉम्बिनेशन मुझे RTH मिलेगा। ये कितना हो गया, 100 डिवाइडेड बाय 25, मतलब ये टोटल हो जाएगा 14 ओम्स मुझे मिल रहा है इनके बीच में। अब जब ये मुझे 14 ओम्स मिल गया तो मेरे पास RTH भी आ गया, मेरे पास VTH भी आ गया। तो अब सिंपल सा मैं I करंट जो मुझे पता करना था वो मैं पता कर सकती हूँ, और वो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 68 डिवाइडेड बाय 14 प्लस 10, मतलब 68 डिवाइडेड बाय 24 हो जाएगी। और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 12, 3, 34, 6, 17, मतलब 17 डिवाइडेड बाय 6 एम्पियर्स का करंट मुझे मिलेगा। मतलब लगभग हो जाएगा ये 17/6 एम्पियर्स का मुझे करंट मिल जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से बेटा थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। ए और बी हम कहाँ दे रहे हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। RTH पता करते टाइम कौन सीरीज में कौन पैरेलल में वो पता करना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो हमें सर्किट में हर नोड को हर रेजिस्टेंस के दोनों तरफ के एंडिंग को नाम देकर हमें सर्किट को रीड्रॉ कर लेना चाहिए ताकि किसी भी टाइप की गलती ना हो। तो इस तरीके से थेवेनिन्स थ्योरम के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं आगे थोड़ा सा और टिपिकल प्रॉब्लम लूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं डिपेंडेंट सोर्सेज को भी कंसिडर कर लूँगी। तो दो चीज़ें एक साथ इंक्लूड कर लूँगी, दो डिफ़िकल्ट चीज़ें। आज मैंने दो चीज़ें जो बताई है वो ए और बी के पॉजिटिव और नेगेटिव होने की इम्पोर्टेंस, जो कि उसको प्रूव मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। और एक चीज़ और मैंने बताई कि RTH निकालते टाइम सर्किट को रीड्रॉ करना ज़रूरी होता है टू फाइंड विच आर इन सीरीज एंड विच आर इन पैरेलल। तो ये पूरा हमारा थेवेनिन्स थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगर मुझे वोल्टेज पूछा जाता तो 10 इंटू आई करके RL के अक्रॉस का वोल्टेज पता कर लेती, और अगर पावर डिसिपेटेड किया जाता तो IL स्क्वायर इंटू 10 कर देती तो पावर आ जाता। चलिए मैं वो भी लिख देती हूँ। अब VL मतलब RL के अक्रॉस का वोल्टेज, तो वो कितना है 10 इंटू 17/6 वोल्ट्स ये हो जाएगा। और अगर मुझे पावर डिसिपेटेड कहा है 10 ओम्स के अक्रॉस या RL के अक्रॉस कहना चाहिए, तो वो हो जाएगा IL स्क्वायर इंटू RL। तो ये हो जाएगा 17/6 का होल स्क्वायर, और RL कितना है 14, ये वॉट्स इतना आपकी पावर हो जाएगी RL के अक्रॉस। तो इस तरीके से कंप्लीट वेराइटीज़ की चीज़ें हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ पता कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये कंटेंट अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को प्लीज़ शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ाने की कोशिश करिए। थैंक यू।